14 फरवरी 2025 शाम 6 बजे ओडिशा के KIIT यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट शुरू हुआ। 3 दिन चलने वाले इस फेस्ट में जहां एक तरफ बड़े बड़े सितारे IIT के कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे और सारे स्टूडेंट उसी माहौल में डूबे हुए थे, वहीं 16 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल QCF में रहने वाली नेपाली स्टूडेंट प्राकृति लामसाल अपने ही रूम में डेड पाई गई और इसी के बाद से कॉलेज का माहौल इस कदर बदला जो वहाँ के नेपाली स्टूडेंट ने कभी सोचा भी नहीं था। प्राकृति की मौत की खबर जैसे ही चारों तरफ फैलने लगी तो अथॉरिटी ने लड़कियों को हॉस्टल में लॉक कर बाहर जाने से रोक लगा दिया, लेकिन प्राकृति के दोस्तों ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे गर्ल्स हॉस्टल में सभी स्टूडेंट का खून खौल उठा, क्योंकि यह खबर सामने आ गई कि प्राकृति की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहा 3rd ईयर का मैकेनिकल स्टूडेंट आद्विक श्रीवास्तव है। आद्विक और प्राकृति काफ़ी वक्त से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल 2024 की नवरात्रि में दोनों अलग हो गए थे, जो प्राकृति के भेजे गए ईमेल से कंफर्म भी होता है। उन दोनों के बीच ब्रेकअप कई महीनों पहले हो चुका था, लेकिन प्राकृति ने 4 हफ्ते पहले ही IRO ऑफिस में आद्विक के अगेंस्ट हरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी। IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहां वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को उनके सामने रख सकते हैं। और यहाँ हम किसी छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट की। कलिंगा इंस्टीट्यूट एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जहां 65 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के हज़ारों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। इसी वजह से सबको लगने लगा कि कॉलेज की इमेज को बचाने के लिए IRO ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की होगी, क्योंकि अगर की होती तो आज प्रकृति जिंदा होती। इसी बात का गुस्सा वहाँ के स्टूडेंट में फूट पड़ा और उन्होंने IRO के ऑफिसर गौतम नायक को कन्फ्रंट कर सच्चाई जानने की कोशिश की। 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पैसा देता है। उनकी शिकायत थी कि प्रकृति की कंप्लेन पर एक्यूज के पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया और ना ही कुछ भी राइटिंग में लिया गया। इसी बीच खबर आती है कि आद्विक फ्लाइट बुक कर भुवनेश्वर से भागने की फिराक में है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस की एक टीम आद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। गौर करने वाली बात यह थी कि आद्विक के पास मिले बोर्डिंग पास में जो बुकिंग टाइम मेंशन है वह 16 फरवरी की दोपहर 1:47 का है, यानी कि प्रकृति की लाश मिलने से लगभग 1.25 घंटे पहले ही आद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी। प्रकृति के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार बात उसी दिन दोपहर 2:51 पर हुई थी और उसकी किसी भी बात से यह नहीं लग रहा था कि वो परेशान या किसी बात से तनाव में थी। वहाँ मौजूद फीमेल स्टूडेंट्स जो इस पूरी घटना की आई विटनेस थी, उन्होंने बताया कि जिस स्टेट में प्रकृति की बॉडी पाई गई है उससे एक हद तक यह जाहिर होता है कि यह एक प्री प्लान मर्डर है। इन्हीं सब बातों से कॉलेज के स्टूडेंट को लगने लगा कि प्रकृति की मौत एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जिससे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लखनऊ का रहने वाला आद्विक श्रीवास्तव एक रिच और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करता था। यह एक बिगड़ैल अमीरजादा है जिसके लिए कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि वह अड्डा है जहां वह शराब, पार्टी और मनचाही अय्याशी को अंजाम देता है। इसकी 2 मिनट 33 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें यह प्रकृति को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए बेहद ही घटिया लहजे में बात कर रहा है। मेरे मुंह मत लग, मत सच बताना तो झूठा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया सर, माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। माफ करता बोल से बड़ा मुंह चलता तेरे की तरह। आद्विक के दोस्त का यह ऑडियो भी लीक हुआ है, जिसमें यह साफ होता है कि प्रकृति इसके साथ कितने टॉक्सिक और एब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। We tried to stop the girl, we went and spoke, and then again she got back with him. Then he manipulated her not to be friends with us anymore, so she all, it was all a scheme and we don't know about the scheme. And then he broke her nose also last year. We tried to complain, we went everywhere, but nothing happened. And I was friends with the girl also. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज आद्विक को भी अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद हालात और बिगड़ने वाले थे, क्योंकि सच छुपाने के लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो खेल रच रखा था
वो वहाँ के स्टूडेंट को साफ नज़र आने लगा था और इसी वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में सच और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड रखनी शुरू की, जिसके चलते उसी दिन वाइस चांसलर ने स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। जो भी इंसिडेंट्स से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें है, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे और ये सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। लेकिन स्टूडेंट के बीच यह बात फैल रही थी कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया था, क्योंकि पुलिस आने से पहले ही वार्डन ने बॉडी को KIMS हॉस्पिटल भेज दिया है, जो उन्हीं की यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और इन सब की गवाह उस वक्त वहाँ मौजूद गर्ल स्टूडेंट थी। इतना ही नहीं, ना कॉलेज स्टाफ ने इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही प्रकृति की फैमिली को। उल्टा एविडेंस मिटाने के लिए प्रकृति के फ़ोन, लैपटॉप और डायरी को भी वहां से हटा दिया गया। इसलिए जब पुलिस वहां पहुंची तो स्टूडेंट ने वहां पुलिस से क्राइम सीन को खोलकर उन्हें प्रकृति के लैपटॉप और फ़ोन और डायरी दिखाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस का दिया हुआ जवाब उन्हें अनसेटिस्फाइड लगा। बच चुके। सुबह हमारा साइंटिफिक टीम आएगा, साइंटिफिक टीम, फोटोग्राफर्स, उसके सामने हमारा रूम को आप देख सकते हैं। अभी रूम नहीं खोल सकते हैं। स्टूडेंट अश्योरेंस चाहते थे कि अगर क्राइम सीन से छेड़खानी नहीं की गई है तो किसी एक स्टूडेंट को रूम खोलकर प्रकृति का फ़ोन और लैपटॉप दिखा दे। They are lying. They are lying. They are lying. They are changing their points every second. उनकी यह डिमांड इसलिए थी कि क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने हॉस्टल की लड़कियों के सामने पुलिस से यह कहा था कि रूम में कोई फ़ोन नहीं है। पुलिस की कही हर एक बात उन्हें इसलिए झूठ और कवर अप लगने लगी, क्योंकि जिस फॉरेंसिक टीम के आने की बात पुलिस कर रही थी, उनके आने तक क्राइम सीन को एक मैंडेटरी प्रोसेस के तहत सील नहीं किया गया था। Police are lying with us. They are changing every lines. They are changing every statements. Please help us, Indians. स्टूडेंट्स को लगने लगा था कि आरजीकर की तरह यह मामला भी दबा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही पैटर्न साफ नज़र आ रहा था। इसलिए प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट पूरी रात चलता रहा तो स्टूडेंट को शांत करने के लिए कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंता को खुद आना पड़ा। आराम से जाओ बच्चे लोग, आराम से जाओ, ऐसे मत करो। चलो। वो रिक्वेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन जिस इंसाफ के लिए स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे वह उसे बिना लिए वापस नहीं जाना चाहते थे। इसी बीच भीड़ भाड़ के बढ़ने और धक्का मुक्की के चलते फाउंडर जमीन पर गिर पड़े। धक्का भीड़ भाड़ का था या इंटेंशनल था यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात का फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी ने पूरी तरह उठाया। सिचुएशन को और भी ज़्यादा बदतर कर दिया गया। कॉलेज की फैकल्टी फाउंडर समंता को भगवान की तरह पूछती है। ऊपर से KIT के स्टाफ ने यह अफवाह उड़ा दी कि नेपाली स्टूडेंट ने फाउंडर के साथ मारपीट की है, जिसके बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। जहां एक तरफ कॉलेज की सिक्योरिटी ने प्रोटेस्ट कर रहे सभी मेल स्टूडेंट को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, वहीं गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल फैकल्टी ने नेपाली गर्ल स्टूडेंट को धमकाना शुरू कर दिया। बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देगा, पुलिस करेगा। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। पर बात सिर्फ धमकी पर ही नहीं रुकी, क्योंकि इसके बाद उनकी तरफ से आया यह बयान भी काफी शर्मनाक था। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। यह स्टेटमेंट देने वाली कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मंजूषा पांडे और गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट्स अफेयर की जॉइंट डायरेक्टर जयंती नाथ थी, और जिस शख्स की वो बात कर रही है वह है कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंता, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 40,000 गरीब बच्चों को खाना और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ने नेपाली स्टूडेंट को ऐसा बेहुदा कमेंट पास किया था। यह सब 17 तारीख की सुबह 7 बजे शुरू हुआ। एक तरफ जहां स्टूडेंट को धमकाया और मारा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फेस्ट की सक्सेस को दिखा रहा था। इसके बाद
सुबह 8 बजे कॉलेज नोटिस जारी कर सभी नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करने का ऑर्डर देता है, जिसके चलते 3 इंटरनेशनल हॉस्टल में वार्डन और डीन दाखिल होते हैं, जिनके साथ कॉलेज सिक्योरिटी, बाहर से बुलाए गए गुंडे और जिम ट्रेनर तक शामिल थे। वार्डन के पास उन सभी रूम नंबर की लिस्ट थी जहां नेपाली स्टूडेंट रहते थे और उन्हीं कमरों में जबरदस्ती घुसकर सभी नेपाली स्टूडेंट को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया गया। शॉकिंगली इसमें प्रोफेसर्स भी पीछे नहीं रहे और बच्चों पर हाथ छोड़ने के बाद वह प्राउडली सेल्फी लेते तक देखे गए। सभी नेपाली स्टूडेंट को अपना सामान पैक कर तुरंत यूनिवर्सिटी छोड़ देने की धमकी दी गई। बच्चों को इस कदर पीटा गया कि किसी के पेट में सूजन आ गई तो किसी की बॉडी सुन पड़ गई। कई स्टूडेंट के प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट लग गई और यह सब होते हुए डीन और वार्डन बेशर्मी से देख रहे थे। हॉस्टल के अंदर की गई मारपीट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले स्टूडेंट से वार्डन और सिक्योरिटी स्टाफ जबरदस्ती उनका फ़ोन छीनकर फोटोज और वीडियोस डिलीट करवा रहे थे। जब पूरी घटना सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि वहाँ के स्टूडेंट ने ये खुद दहशत और दर्द झेला है। ये सभी स्टूडेंट अपने आप को इस कदर बेबस महसूस कर रहे थे क्योंकि जिस वार्डन और स्टाफ से वो हर रोज़ सुबह मुस्कुरा कर मिलते थे, आज वही उन्हें बेरहमी से मारने पर तुले हुए थे। ये किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद उन्होंने लगभग 800 से भी ज़्यादा नेपाली स्टूडेंट को बस में भरकर कटक और भुवनेश्वर की तरफ अलग अलग जगहों पर भेज दिया ताकि ये स्टूडेंट यूनाइट ना हो पाए। और 17 तारीख को नेपाली स्टूडेंट अलग अलग जगहों पर हेल्पलेसली भटकते रहे। ना उनके पास खाना था, ना ही घर वापस जाने के लिए टिकट के पैसे। कई स्टूडेंट तो नंगे पैर ही कॉलेज से भगा दिए गए थे। अपने देश से इतनी दूर आए ये स्टूडेंट्स जिनसे कॉलेज 25-25 लाख की फीस लेता है, आज उन्हें यह ऐसा दिन दिखा रहा था। इन सब के बावजूद अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय कॉलेज अथॉरिटी ने उन्हीं गलतियों पर पर्दा डालने के लिए फौरन यू टर्न ले लिया। जब यह खबर नेशनल इशू बनकर नेपाल एम्बेसी तक पहुंच गई, इसके चलते नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 ऑफिसर्स तुरंत रवाना कर दिए। इसलिए यह दिखाने के लिए कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कॉलेज अथॉरिटी ने हिपोक्रेट्स कर दी। जिस कॉलेज ने 17 तारीख की सुबह नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल इवैक्यूएट करने की नोटिस दी थी, वही कॉलेज उसी दिन देर रात को एक लेटर ऑफ अपील जारी करता है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा शो किया गया था कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कॉलेज कैंपस छोड़कर गए हैं, ना कि उन्हें निकाला गया है। और साथ ही अपने कॉलेज के ट्विटर हैंडल पर और कंट्रोल रूम सेटअप करने का ड्रामा रचा। उसी रात 11 बजे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस और वार्डन ने अनाउंसमेंट करवा स्टूडेंट से कोऑपरेट कर कॉलेज वापस चलने की अपील की। यहाँ तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं। ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे हम लोग के साथ तो हम लोग वीडियो करके अपने कंट्री में भेज देंगे। उन सभी स्टूडेंट के साथ जो हुआ था उससे वो डरे और सहमे हुए थे, इसलिए उन्हें वापस ले जाने के लिए किसी को जॉब प्लेसमेंट तो किसी को 2500 रुपए भी ऑफर किए गए और फीमेल स्टूडेंट्स के सामने यूनिवर्सिटी के 4 रूल्स को फॉलो करने को कहा गया। इन रूल्स में शामिल थे किसी भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करना और कॉलेज के कहे अनुसार ही चलना था और वापस लौटने के लिए उन्हें रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट को मेंशन किया गया था। इन सभी पॉइंट्स में ऐसा शो किया जा रहा था कि जैसे बच्चों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और अपनी गलती मानकर वो कॉलेज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भविष्य में इसे रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए उनकी कॉलेज ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट को सुना जाए, लेकिन मामला हाथ से फिसल चुका था। इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए और आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 18 फरवरी को फॉलो अप नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें 2 सिक्योरिटी स्टाफ का टर्मिनेशन और 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल, एक IRO ऑफिसर को सस्पेंड करने का जिक्र किया गया। खाना पूर्ति के लिए इन्हीं लोगों का अरेस्ट दिखाया गया और उन्हें कुछ ही घंटों बाद बेल पर रिहा भी कर दिया गया। कवर अप करने का खेल यहीं नहीं रुका। लेटर ऑफ अपॉलॉजी के साथ अपमानजनक कमेंट करने वाली दोनों फीमेल स्टाफ की अपॉलॉजी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. Any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely. गौर करने वाली बात यह थी कि इन सब में कहीं भी स्टूडेंट के साथ किए गए असॉल्ट का जिक्र नहीं किया गया और ना ही कोई जिम्मेदारी ली गई, लेकिन
सोशल मीडिया में दिखावे के लिए 2 मिनट का मौन रखने वाली फोटो जरूर डाल दी गई, जिसे लोग पूरी तरह से फेक, एक नाटक और घड़ियाली आंसू बता रहे हैं। 18 फरवरी की शाम जब स्टूडेंट ने कैंडल मार्च निकालकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके का फायदा उठाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बोले थे ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं कौन कौन नेता लोग आके हम लोग को ज्वाइन कर लिया था। एकदम से बात करते करते वो लोग क्या किया ना, मतलब किट का आई लव किट बोल के एक बड़ा सा साइन है हम लोग के एकदम मेन गेट पे, उसको गमला मार के तोड़ने लगा। हम लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इनको हम लोग जानते भी, इन लोग पता नहीं कहाँ से आ गया। इस तोड़फोड़ में भले ही किसी भी कॉलेज स्टूडेंट का हाथ नहीं था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब असली मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा सकता है। नेपाली स्टूडेंट्स ने कई पॉइंट्स में कॉलेज अथॉरिटी के सामने अपनी कुछ डिमांड रखी है, जिसमें प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, और जो रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा दिलाने के लिए, और IRO ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन और उन पर किए गए असॉल्ट और डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क की अकाउंटेबिलिटी और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन और CCTV फुटेज रिलीज करने जैसी मांगे शामिल है। हालांकि इसके रिप्लाई में अथॉरिटी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न में देने से मना कर दिया है। उल्टा यह कह दिया गया है कि तुम लोगों का तो प्लेसमेंट ही नहीं होगा। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी स्टूडेंट के जिनकी आवाज को दबाने और कुचलने की सारी कोशिशें की गई। इसके बाद भी वो बिना किसी भी डर के सारा सच हम तक लेकर आए हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल है जो पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के आगे सच्चाई को दबा देती है। IIT जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर के स्टूडेंट को सुरक्षा और शिक्षा देने का वादा करता है, आज उसी ने अपने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। कि IIT जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपना घर कहकर बुलाता था, क्या वही घर है जो अपने ही छात्रों को रात के अंधेरे में बिना पैसे, बिना खाना और बिना किसी आश्रय के यूं ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है? जो कॉलेज उनका सेकंड होम होना चाहिए था, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कुछ स्टूडेंट अभी तक शॉक में है, उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो हुआ वह सच था या कोई बुरा सपना। हम सच के सामने आने की उम्मीद तो करते हैं, पर डर इस बात का भी है कि हर कहानी की तरह इस मुद्दे से भी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस फिर से बदल दी जाएगी और हर बार की तरह एक बार फिर से IIT इस बार भी अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा लेगी। जैसे आरजीकर का पूरा सच अभी तक हमारे सामने नहीं लाया गया और ना ही श्रद्धा को पूरी तरह से इंसाफ दिया गया है। श्रद्धा के पिता आज भी श्रद्धा की अस्थियों के लिए 2 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये सच पूरी दुनिया के सामने आ सके और हमारे देश में हो रही ऐसी अभद्र घटनाएं बंद की जा सके। ऐसी ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।